अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बेटे मेरी आवाज आ रही है? कैन यू हेयर मी एवरीवन? ओके ग्रेट, थैंक यू बेटे, थैंक यू। बेटे प्लीज, मैं बाकी लोगों का भी वेट कर रही हूँ, उनको ऑनलाइन आने दो। तब तक आप लोग ऐसे मत बैठो। जो मैंने लास्ट टाइम आपको कवर करवाया है उसकी रिवीजन करो। मैं उसमें से कुछ क्वेश्चन पूछूंगी ग्रुप में, जो आपने आंसर देने होंगे। प्लीज 5 से 7 मिनट का टाइम दे रही हूँ। इसमें बाकी लोग भी आ जाएंगे और आप लोग रिवीजन करें, फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं। यू हैव टू रिवाइज इट।
जी अस्सलाम वालेकुम बेटे, रिवीजन हो गई आप सबकी? जी बेटे अस्सलाम वालेकुम, रिवीजन हो गई है? ओके, लास्ट टाइम हमने क्या खत्म किया था? मैंने एंटीवायरल की एक ड्रग आपको करवाई थी, राइट? यही पढ़ा था ना हमने लास्ट टाइम? ओके बेटे, आज एंटी टीबी निकाल लें। बेटे एंटी टीबी निकाल लें ड्रग्स बेटे। मेरे पास पेज नंबर 177 है, निकाल लिया आप सबने बेटे? पेज नंबर 177 निकल आया है। ओके बेटे, ट्यूबरक्लोसिस से स्टार्ट करने लगे हैं। ट्यूबरक्लोसिस एक इन्फेक्शियस डिजीज है, means it can be transferred from one person to another, and you all know that, and it is caused by mycobacterium tuberculosis। ठीक है, प्राइमरली लंग्स पे अटैक करती है, लंग्स को इन्वॉल्व करती है, लेकिन इसमें बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स भी बाद में शामिल हो जाते हैं। क्लिनिकल फीचर्स में खून की उल्टियां आना, वेट लॉस, एनीमिया, स्वेटिंग नाइट को, लिम्फ नोड्स आपके एनलार्ज हो जाते हैं, भूख नहीं लगती, एनोरेक्सिया, फीवर, ये सब इसके साइन एंड सिम्टम्स हैं। अच्छा, देर ट्यूबरकल बनना शुरू हो जाते हैं, नेक्रोसिस हो जाती है, ब्रेक डाउन, और लंग्स के अंदर फिब्रॉइड्स बनना शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ पर ये सिर्फ इसकी जनरल डेफिनेशन है, आपको पेपर में इसका क्वेश्चन आएगा जो मोस्ट ऑफ द टाइम आता है, क्लासीफाई एंटी ट्यूबरकल ड्रग्स या एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग्स। उसमें आपका आंसर बेटे ये होना चाहिए जो नीचे लिखा हुआ है, एंटी माइकोबैक्टीरियल ड्रग्स। इसमें फर्स्ट लाइन और स्टैंडर्ड ड्रग्स में हमारे पास आइसोनाइजिड आती है, जो कि आईएनएच के नाम से, उसका मतलब ये फॉर्म है उसकी शॉर्ट पे। रिफेम्पिसिन है, इथेम्ब्यूटॉल है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, और पायराजिनामाइड है। ठीक है, उसके बाद सेकंड लाइन हमारे पास आ जाती है। ये पहली लाइन को याद करने के लिए अगर आप इसका कोई मुखफ़्फ़फ बनाना चाहो तो आप रेसिपी का बना सकते हो। लंग्स पे अटैक करती है ना रेस्पी, तो रेस्पी में आर से फेम्पिसिन हो जाएगा, ई से इथेम्ब्यूटॉल, एस से स्ट्रेप्टोमाइसिन, पी से पायराजिनामाइड, और आई से आइसोनाइजेट, सो रेस्पी। सेकेंड लाइन और रिजर्व ड्रग्स में हमारे पास आ जाती हैं सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, अमीकासिन, साइक्लोसिरिन, पैरामाइनोसैलिसिलिक एसिड। फिर हमारे पास कैप्रियोमाइसिन और रिफाब्यूटॉन। कैप्रियोमाइसिन और रिफाब्यूटॉन याद करने की जरूरत नहीं है, पहली 5 के नाम आने चाहिए बेटे। फर्स्ट लाइन वो होती हैं जो ऑब्वियसली प्रायोरिटी बेस पे दी जाती हैं। नॉर्मली फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन को हम कंबाइन करके देते हैं। ठीक है, ये हमेशा ताकि बैक्टीरियल रेजिस्टेंस को हम ज्यादा से ज्यादा जो है वो काउंटरैक्ट कर सकें। अब जो मैं को अभी ड्रग्स बताई हैं, बिकॉज आई नो यू पीपल आर सो लेजी, डू नॉट ओपन द बुक्स आफ्टर मी। अभी के अभी फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन को मेरी मौजूदगी में 5 मिनट के अंदर याद करो, फिर मैं आइसोनाइजिड पे शिफ्ट करती हूँ। राइट नाउ यू हैव 5 minutes एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
ओके बेटे, ग्रेट, इफ यू आर डन। अब हम ड्रग स्टार्ट करते हैं, आइसोनाइजिड। ओके बेटे, आइसोनाइजिड से स्टार्ट करने लगी हूँ। सबसे पहले मोड ऑफ एक्शन, आइसोनाइजिड इनहिबिट सिंथेसिस ऑफ माइकोलिक एसिड व्हिच आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ माइकोबैक्टीरियल सेल वॉल। अच्छा बेटे, सेल वॉल जो होती हैं माइकोबैक्टीरिया की, उसका एक एसेंशियल कंपोनेंट होता है माइकोलिक एसिड। ये क्या करती हैं, जाके उस माइकोलिक एसिड को क्या कर देती हैं, इनहिबिट कर देती हैं उसकी सिंथेसिस को। बिल्कुल इसी तरह जैसे सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर तुमने मेरे साथ पेनिसिलिन और सेफ्लोस्पोरिन पढ़े थे, वो इनहिबिट कर देते थे किसको, लिंकिंग ऑफ द क्रॉस लिंकिंग ऑफ द सेल वॉल्स ऑफ द बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया की सेल वॉल बनती नहीं थी और वो वीक हो जाता था। जैसे भी किसी घर को प्रोटेक्ट करने के लिए एक वॉल की जरूरत होती है, उसी तरह यहाँ पर इस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोजिस को भी अपनी सेल वॉल की जरूरत है, और माइकोलिक एसिड के बगैर वो सेल वॉल का कोई रोल नहीं है। अब आइसोनाइजिड उस सेल वॉल के साथ उस माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस को इनहिबिट कर देती है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि बैक्टीरिया वीक हो जाता है। तो आगे इसकी काइनेटिक्स क्या है, ये ड्रग जो है ऑरली बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब होती है। हाँ, इसकी एब्जॉर्प्शन इम्पेयर्ड हो जाती है अगर हम इसको खाने वगैरह के साथ इस्तेमाल करें, इसलिए वी डोंट हैव टू टेक इट विद फूड, पर्टिकुलरली कोई कार्बोहाइड्रेट्स रिच फूड के साथ इस्तेमाल करें, या एंटासिड्स, देयरफॉर गिवन बिफोर ब्रेकफास्ट इन एम्प्टी स्टमक, ठीक है। ये सीएसएफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को और सीरम को लेवल्स को एक ही टाइम में ये दोनों चीजें अचीव करती है, ठीक है, यानी कि दोनों के लेवल इसके एक ही रहते हैं। उसके बाद है इसकी मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। आइसोनाइजिड इज मेटाबोलाइज्ड बाय एसिटाइलेशन इन लिवर। एसिटाइलेशन फेज 2 रिएक्शन है बायोट्रांसफॉर्मेशन का, आई टोल्ड दिस टू यू बिफोर। और स्मॉल अमाउंट जो होती है वो अनचेंज्ड एक्सक्रीट होती है यूरिन में। इसकी डोज को एडजस्ट करना पड़ता है हिपैटिक इंसफिशिएंसी में, लेकिन रीनल इंसफिशिएंसी में ऐसा नहीं करना पड़ता, बिकॉज इट इज मेनली एक्सक्रीटेड थ्रू लिवर, नॉट थ्रू द किडनीज। और इंडिकेशंस में सिंपली हम इसको यूज करते हैं किसमें, ट्यूबरक्लोसिस में। याद रखो, ये नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स में आती थी, पढ़ी थी ना तुम लोगों ने मेरे साथ, spectrum of activity, the drugs which act against only one type of bacteria or one class of bacteria is called narrow therapeutic index drug। इसलिए इसके एक्सटेंसिव यूजेस नहीं है, एक ही यूज है नॉर्मली, और वो है ट्यूबरक्लोसिस में। अच्छा बेटे, आगे हैं हमारे पास इसके साइड इफेक्ट्स। पेपर के लिए इसके साइड इफेक्ट्स बहुत जरूरी हैं और ये तुम लोगों के फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, ज्यादातर क्वेश्चन आएगा भी इसी के ऊपर। सबसे पहले है हमारे पास हाइपर सेंसिटिविटी। हाइपर सेंसिटिविटी एज द नेम इंडिकेट्स कि हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होंगे तो स्किन रैशेज होंगे, फीवर वगैरह। दूसरा है डायरेक्ट टॉक्सिसिटी, यानी कि हेपेटाइटिस भी इंड्यूस करवाती है ये ड्रग। वो कैसे, INH induced hepatitis if the most frequent major side effect of INH, ठीक है। आइसोनाइजिड का सबसे जो फ्रीक्वेंट साइड इफेक्ट है वो क्या है, इसका हेपेटाइटिस इंड्यूस करवाना। द रिस्क ऑफ हेपेटाइटिस इंक्रीजेज विद एज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड पोस्टपार्टम पीरियड, यानी कि उम्र के साथ, प्रेगनेंसी के दौरान और आफ्टर द पोस्टपार्टम पीरियड जो है, अगर पेशेंट्स ये ड्रग लें तो हेपेटाइटिस का जो है वो रिस्क बढ़ जाता है। इसके अलावा ये जॉन्डिस भी करवाती है, और हाइपोकॉन्ड्रियल, हाइपो जो कॉन्ड्रिया है वहां पे पेन करवाती है, और लिवर एंजाइम्स का लेवल भी बढ़ा देती है। यानी एंजाइम का लेवल बढ़ जाएगा तो इसका मतलब है ड्रग्स की एक्सक्रीशन बढ़ जाएगी, और वो कुछ ड्रग्स की, नॉट ऑल ऑफ देम, और वो अपना इफेक्ट किए बगैर ही बहुत जल्दी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे, ठीक है।
उसके बाद है पेरिफेरल न्यूराइटिस। अच्छा, पिरिडॉक्सिन एक हमारे पास विटामिन है, विटामिन B6, यू नो दैट पिरिडॉक्सिन इज विटामिन B6। बहुत जरूरी है कि जब भी हम आइसोनाइजिड को इस्तेमाल करें, हम इसको इस विटामिन के साथ कंबाइन करके इस्तेमाल करें। ठीक है, मसला ये है कि जो है वो अगर हम इसको पिरिडॉक्सिन की अगर डेफिशिएंसी होगी बॉडी में, तो आइसोनाइजिड जो होगी वो जो है वो पिरिडॉक्सिन के लेवल को बॉडी में लो करेगी, क्योंकि ये उसकी डेफिशिएंसी में अहम किरदार अदा करती है। इसके प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स में मेल न्यूट्रिशन हो जाती है, डायबिटीज, यूरीमिया, अल्कोहलिज्म एंड एड्स, यानी वो सारी चीजें हैं जो करवा सकती हैं इस विटामिन की डेफिशिएंसी। इसलिए हमें बहुत जरूरी है कि आइसोनाइजिड के साथ नॉर्मली कहा जाता है कि हम पिरिडॉक्सिन को एडमिनिस्टर करें। पेरिफेरल न्यूराइटिस और न्यूरोपैथी प्रेजेंट होती है, पेरेस्थीसिया, सुइयां चुभना जिसे कहते हैं, तो हमें ये भी उसका ही एक जो है वो साइड इफेक्ट है। द डेफिशिएंसी इज करेक्टेड बाय पिरिडॉक्सिन सप्लीमेंटेशन। ये सारी चीजों को हम करेक्ट कर सकते हैं अगर हम ड्रग के साथ पिरिडॉक्सिन को दें, एक्सटर्नली दें विटामिन B6 को, क्योंकि नॉर्मली ये ड्रग बॉडी में से इस विटामिन को एक्सक्रीट आउट करती है। यहाँ पर हमारी आइसोनाइजिड खत्म हो गई है। ठीक है बेटे, प्लीज अब मैं आपको फिर थोड़ा सा टाइम दे रही हूँ, लाइक 4 to 5 minutes, रीड इट आउट और फिर हम आगे चलेंगे। रीड इट आउट बेटे।
ओके बेटे, बेटे पेरिफेरल न्यूराइटिस का मतलब ये है कि न्यूराइटिस जब भी TIS का वर्ड आएगा, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, इन्फ्लेमेशन, इसका मतलब है न्यूरॉन्स की इन्फ्लेमेशन पेरिफ्रीज में, पेरिफेरल एरिया में। पेरिफेरल उसकी एनाटॉमिकल पोजीशन की तरफ बेटे वो क्या है, ठीक है। वेट, बेटे इन दिनों पढ़ना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो रहा है, आई नो डैट, प्लीज बी विद मी और हैव सम पेशेंस। मैं इंटेंशनली कुछ चैप्टर्स को छोड़ रही हूँ, छोड़ने से मुराद है कि वो चैप्टर जो ऑनलाइन हम जल्दी उनको कर रही हूँ, ताकि वो सब जब कवर हो चुके हो तो मैं मेनली उन चैप्टर जिनमें के जरा फेस टू फेस इंटरेक्शन से हम और अच्छे से क्लियर कर सकें। गॉड फॉरबिडन अगर ऐसा ना हो सका और किसी तरीके से हमें ऑनलाइन ही कंटिन्यू रखना, तो डोंट वरी, आई विल फाइंड अ वेरी बेटर सब्स्टिट्यूट फॉर यू व्हिच इज इन माय माइंड। ठीक है, अगर वैसा हुआ तो वी विल वर्क ऑन इट, सो डोंट वरी। ओके बे, ठीक है। RNA सिंथेसिस को ब्लॉक करती है, इनहिबिट पॉलीमरेज एंजाइम ऑफ माइकोबैक्टीरिया लीडिंग टू सप्रेशन ऑफ माइकोबैक्टीरिया के अंदर, जिसने RNA की सिंथेसिस डिपेंडेंट एंजाइम को इनहिबिट कर देती है, तो एज अ रिजल्ट जिसमें है कि कौन कौन से बैक्टीरिया बेटे इट वॉज डिस्कनेक्टेड, आई लुक्ड एट इट। कहां तक तुम लोगों को मेरी आवाज आई थी, कहां तक थी दैट यू वर विद मी, ताकि जहां से डिसकंटिन्यू हुआ है मैं वहां से स्टार्ट करूं, प्लीज लेट मी नो। ठीक है बेटे, मैं स्टार्ट से रिपीट कर देती हूँ। बेटे रिफेम्पिसिन वो ड्रग है, ओके डोंट वरी बेटे, मैं करवा देती हूँ, स्टार्ट से करवा देती हूँ। बेटे रिफेम्पिसिन हमारे पास वो ड्रग है जो RNA की सिंथेसिस को सप्रेस करती है। RNA जो है माइकोबैक्टीरिया के अंदर एक RNA पॉलीमरेज एंजाइम है जो बहुत जरूरी है RNA की सिंथेसिस में। अब क्या होता है, रिफेम्पिसिन और इस RNA को
अपनी सिंथेसिस के लिए वो जो एंजाइम जिस पे ये डिपेंडेंट है, वो एंजाइम आगे से डीएनए के ऊपर डिपेंडेंट है। अब जो रिफेम्पिसिन है वो इफ डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को जाकर इनहिबिट कर देती है। ये माइकोबैक्टीरिया के अंदर हो रहा है, ह्यूमन बीइंग के अंदर नहीं, ठीक है। उसकी इनहिबिशन की वजह से जब आरएनए की सिंथेसिस सप्रेस हो जाती है तो ऑब्वियसली ड्रग ने अपना एक्शन जो है वो परफॉर्म कर लिया है, यानी कि उसने सप्रेशन को रोक दिया है। ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। उसके बाद इसका एंटी बैक्टीरियल स्पेक्ट्रम लिखा हुआ है। आपने वो एंटी बैक्टीरियल स्पेक्ट्रम नहीं करना क्योंकि वो माइक्रोबायोलॉजी के पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, नॉट बिकॉज ऑफ द फार्माकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। सो लीव दैट। नाउ यू जंप टू फार्माकोकाइनेटिक्स। एडिक्वेट एब्जॉर्प्शन है आफ्टर ऑरल एडमिनिस्ट्रेशन के बाद, और मेनली लिवर या बाइल के जरिए जो है ये एक्सक्रीट आउट होता है। बेटे लिवर या बाइल के जरिए एक्सक्रीट आउट होता है। आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। अगर किसी को हिपेटिक सिरोसिस का मसला है तो उसमें मुझे रिफेम्पिसिन की डोज एडजस्ट करनी पड़ेगी कि नहीं? यू टेल मी योर आंसर्स हियर। अक्सा मैं खामोश हूं, तुम लोगों के जवाबात का वेट कर रही हूँ बेटे। जब तुम टाइप करे तो व्हाई वुड आई स्पीक बेटे? बेटे जब आपसे सवाल पूछा है, कैन यू हेयर मी नाउ? कैन यू हेयर मी नाउ? आवाज आ रही है कि नहीं ये बताइए मुझे आप। तो बेटे जब मैंने एक आपसे क्वेश्चन पूछा है और मैं खामोश हो गई हूं कि मुझे लिख के टाइप करके बताओ, तो मुझे बताओ उस टाइम में मैं क्यों बोलूंगी? तुम लोग क्यों ये क्वेश्चन बार बार करते हो? जब नहीं आती या डिस्कनेक्ट हो जाता है, डेट आई कैन अंडरस्टैंड, बट व्हेन आई हैव आस्क्ड यू सम क्वेश्चन, व्हाई यू से कि आवाज नहीं आ रही? डोज एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, क्यों करनी पड़ेगी? मुझे रीजन भी चाहिए। जॉन तुम्हारी पार्टिसिपेशन नहीं है बेटे। डोज एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी, तो वाई? अगर किसी को प्रॉब्लम है किडनी का, एक्यूट रीनल फेलियर है, क्या तब डोज एडजस्ट करनी पड़ेगी कि नहीं? वो भी बताइए। अगर एक्यूट रीनल फेलियर का मसला है तो डोजेज एडजस्टमेंट की वहां जरूरत है कि नहीं?
क्यों नहीं करनी पड़ेगी एक्यूट रीनल फेलियर में बेटे, रीजन भी बताइए। ओके बेटे, डन। वेरी गुड बेटे। जब किसी का मोड ऑफ एक्सक्रीशन हेपेटिक होगा तो डोजेज एडजस्टमेंट की जरूरत लिवर के थ्रू होगी। जब मोड ऑफ एक्सक्रीशन लिवर होगा तो डोजेज एडजस्टमेंट की जरूरत, सॉरी, रीनल होगा तो डोजेज एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ड्रग जो है वो प्राइमरीली वहां से एक्सक्रीट आउट नहीं हो रही, एंड वाइस वर्सा इज ट्रू एज वेल। ठीक है, अच्छा बेटे, आगे है हमारे पास, इट देन अंडरगो एंटीरोहिपेटिक सर्कुलेशन with the bulk excreted have deacetylated metabolite in feces and small amount in urine. What is enterohepatic circulation? What is enterohepatic circulation? Anybody? मैंने फर्स्ट चैप्टर में कवर करवाया हुआ है। एंटीरोहिपेटिक सर्कुलेशन क्या है? डोंट गूगल इट, जो भी तुम्हारे ज़हन में आ रहा है वो जवाब दो मुझे। What is enterohepatic circulation बेटे? नहीं बेटे, गलत जवाब है। एंटीरोहिपेटिक सर्कुलेशन इज नॉट फर्स्ट पास इफेक्ट। अगेन सोचो, ये टर्मिनोलॉजी, ये टर्म ही तुम्हें बता रही है कि क्या मेरा आंसर है। योर आंसर इज रॉन्ग बेटे। प्लीज अगेन थिंक, व्हाट इज एंटीरोहिपेटिक सर्कुलेशन बेटे? गौर करो, टर्म के ऊपर गौर करो। ये टर्मिनोलॉजी जो मैंने बोली है इसके ऊपर गौर करो तुम। People are loud.
ओके बेटे, कुछ बच्चों ने ठीक जवाब दिया है, कुछ का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। बेटे मैं दोबारा आपको क्लियर करती हूँ। बेटे फर्स्ट पास इफेक्ट का दूसरा नाम था प्री सिस्टेमिक एलिमिनेशन, यानी जनरल सर्कुलेशन में ड्रग दाखिल होने से पहले ड्रग का बॉडी से एलिमिनेट हो जाना इज कॉल्ड प्री सिस्टेमिक एलिमिनेशन। ठीक है। नॉर्मली जब ड्रग एंट्रॉन्स इंटेस्टाइन में जाती है तो वहां से वो अपना काम करके बॉडी से जो उसने ब्लड में एब्जॉर्ब होना होता है वो हो जाती है, जो एक्सक्रीट आउट होनी होती है वो एक्सक्रीट आउट हो जाती है। लेकिन लिवर से ड्रग का इंटेस्टाइन में जाना और इंटेस्टाइन के बाद दोबारा लिवर में जाना, एंटीरो हिपैटिक, देखो एंट्रॉन के बाद हिपैटिक, और लिवर में जाके दोबारा पोर्टल सर्कुलेशन से फिर लिवर में जाना और दोबारा एक उसका वो प्रोसेस चलना जो पहले हुआ है उसको कहते हैं प्री सॉरी एंटीरो हिपैटिक सर्कुलेशन। ठीक है। यानी कि ड्रग एक दफा एब्जॉर्ब होने के बाद दोबारा उस पूरे प्रोसेस से गुजरती है और इसको कहते हैं एंटीरो हिपैटिक सर्कुलेशन। मैंने एक चैप्टर में तुम्हें बताया था कि ये सारी की सारी ड्रग्स एंटीरो हिपैटिक सर्कुलेशन शो करती हैं। वो कौन सी क्लास ऑफ ड्रग्स थी और कौन सा चैप्टर था? चैप्टर छोड़ दो, वो कौन सी क्लास ऑफ ड्रग्स थी, जब वो बताओगे तो चैप्टर खुद ही क्लियर हो जाएगा। लेट मी नो। वो जवाब सुने बगैर मैं आगे नहीं जाऊंगी अब। आई एम वेटिंग बेटे, बताइए। बेटे मैंने आपसे पूछा है कि एक और क्लास थी ड्रग्स की जो सारी की सारी एंटीरो हिपैटिक सर्कुलेशन शो करती थी, वो कौन सी ड्रग्स थी? मैंने आपको करवाई हुई है। नहीं, रॉन्ग आंसर है सना।
जी बेटे बताइए। नो ओपियोइड्स, नो एंटीबायोटिक, स्टॉप गेसिंग रॉन्ग आंसर्स। मैंने बताया था, एक बच्ची ने सिर्फ क्लास में कहा है कि मैडम वो जीआईटी की ड्रग्स थी। यस, जीआईटी की क्लास थी। H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स, जिसमें सिमिटिडीन, रेनिटिडीन, निजेटिडीन और फेमोटिडीन आती थी। और मैंने बताया था कि ये सारी की सारी ड्रग्स आपको एंटीरो हिपैटिक सर्कुलेशन शो करती हैं। अब आया कुछ याद? ओके, अब आगे चलते हैं। 1 मिनट दीजिए मुझे, आगे चलते हैं। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ओके बेटे, अब एंटीरो हिपैटिक सर्कुलेशन हमारी कवर हो गई है। It then undergo enterohepatic circulation with the bulk excreted as deacetylated metabolite in feces and small amount in urine. Dose adjustment in renal failure if not required. Adequate CSF concentration is achieved in the presence of meningeal inflammation only. अगर मेनिंजीज की इन्फ्लेमेशन होगी तभी सीएसएफ की एडिक्वेट कंसेंट्रेशन होगी। लेकिन याद रखो, जो पिछली ड्रग थी उसकी सीएसएफ में भी और प्लाज्मा में भी दोनों जगह एडिक्वेट कंसेंट्रेशन थी। इसकी तभी होगी जब मेनिंजियल इन्फ्लेमेशन होगी। साइड इफेक्ट्स इसके क्या हैं? नॉजिया, वॉमिटिंग, रैश एंड फीवर आर द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट्स। रिफेम्पिसिन गिव्स हार्मलेस ऑरेंज कलर टू यूरिन, स्वेट, टेयर्स एंड कॉन्टैक्ट लेंसेज। ठीक है, हार्मलेस है। वंस द ड्रग इज डिसकंटिन्यूड, ये ऑरेंज कलर जो आएगा टीयर्स में, स्वेट वगैरह में, इट विल गो अवे। अच्छा, कॉलिस्टेटिक जॉन्डिस है, हेपेटाइटिस है जो ये कॉज करती है। उसके अलावा ड्रग इंटरेक्शन है इसके। ये एंटी कोगुलेंट्स की और एंटी कन्वल्सेंट्स और ऑरल जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं उनकी एलिमिनेशन को इंक्रीज करवा देती है। किस वजह से? हिपैटिक एंजाइम्स को इंड्यूस करवाती है। इंड्यूस करवाने का मतलब है उनकी जो क्वांटिटी है, उनकी जो एक्टिविटी है उसको इंक्रीज करती है। इसलिए ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो हैं वो अपना रिलायबल इफेक्ट नहीं शो करते, प्रॉपर कॉन्ट्रासेप्शन शो नहीं करते अगर हम रिफेम्पिसिन को भी साथ एडमिनिस्टर कर रहे होते हैं। और ये क्या करती है? कीटोकोनाजोल रिड्यूसेस रिफेम्पिसिन कंसंट्रेशन। कीटोकोनाजोल अभी आगे मेरे साथ पढ़ोगे, एजोल्स में आती है। अगर हम इसको कीटोकोनाजोल के साथ एडमिनिस्टर करेंगे तो कीटोकोनाजोल उल्टा इसकी जो है वो कंसंट्रेशन बॉडी में उसको कम कर देगी और ड्रग सब थेराप्यूटिक इफेक्ट शो करेगी, क्योंकि ये प्लाज्मा में अपना रिक्वायर्ड थेराप्यूटिक लेवल अचीव नहीं कर पाएगी। ठीक है बेटे, उसके बाद जो एंटी ट्यूबरक्लोसिस की बाकी ड्रग्स हैं, पैराजिनामाइड, स्ट्रेप्टोमाइसिन, जितनी भी ड्रग्स हैं ये आपने याद नहीं करनी है। आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? आपने क्या करना है? आपने सिर्फ इसमें से रिफेम्पिसिन याद करनी है, ड्रग की क्लासिफिकेशन करनी है और आइसोनाइजिट करनी है। यहां पर आपकी एंटी ट्यूबरक्लोसिस खत्म हो गई है। उसके बाद है हमारे पास लेप्रेसी में यूज्ड होने वाली ड्रग्स। लेप्रेसी में यूज्ड होने वाली सिर्फ ड्रग्स के नाम आपको आने चाहिए। कुछ दफा ये जो है वो ऑब्जेक्टिव में आई है, सो वी कैन डील विद द ऑब्जेक्टिव, या अगर कोई क्लासिफिकेशन आ जाए इसकी कि लेप्रेसी, तुम लोगों को पता है लेप्रेसी जो डिजीज है, बल्कि सॉरी नॉट लेप्रेसी, लेप्रेसी नहीं करनी है आपने, एंटी लेप्रोटिक ड्रग्स आपने नहीं करनी है, डू नॉट गो फॉर इट। मैं आपको बताऊंगी आपने क्या करना है। यहाँ पे हमारा ये कवर हो गया है और अब हम जाएंगे आगे। और आगे है हमारे पास, प्लीज एक सेकंड वेट कीजिए आप।
ए साइक्लोवर मैंने करवा दी थी ना एंटीवायरल के अंदर, ए साइक्लोवर भी आपकी हो गई हुई है बेटे, ए साइक्लोवर मैंने करवा दी हुई है कवर। ओके ग्रेट बेटे। अच्छा, अब मैं आपको स्टार्ट करवाने लगी हूँ एंटी फंगल ड्रग्स, जो है पेज नंबर 180 पे। एंटी फंगल ड्रग्स स्टार्ट करवाने से पहले प्लीज 2 से 3 मिनट का टाइम दे रही हूँ, जो मैंने अभी रिफेम्पिसिन करवाई है बेटे, जो मैं इतनी लंबी लंबी आपको तकरीर करके पॉइंट क्लियर करती हूँ, प्लीज उसे अपनी लैंग्वेज में किसी कॉपी पे बुक के ऊपर लिख लिया करो। मैं वही क्वेश्चन बार बार पूछती हूँ कि प्री सिस्टेमिक क्या है, ये क्या है, और हर बार तुम लोग ब्लैंक बैठे रहते हो। एक दफा मुझे सुनने के बजाय तुम अगर लिख लोगे कॉपी पे, ट्रस्ट मी तुम्हें हमेशा के लिए याद रहेगा। हर बार अगर मैं ना रिपीट करूं, पिछले चैप्टर्स में से सवाल ना पूछूं, तो हाउ यू विल जस्ट डील विद इट, लेट मी नो। और मुझे अभी याद आया है कि मैंने तुम लोगों को वो एंटी एमेटिक्स का क्वेश्चन डिक्टेट करवाना था, वो भी तुम लोगों में से किसी ने जहमत नहीं की मुझे याद करवाने की कि मैडम वो डिक्टेट होने वाला रहता है। बेटे आपका काम है मुझे बताना, कि मेरा काम है आपको याद करवाना कि ये पढ़ लो और वो पढ़ लो। आप प्लीज 2 से 3 मिनट का टाइम दे रही हूँ, उसे रिवाइज कीजिए, फिर मैं एंटी फंगल के ऊपर आ रही हूँ। एंटी फंगल करनी है हमने। डू इट नाउ। 2 मिनट के लिए आवाज नहीं आएगी बिकॉज आई एम क्वाइट, ओके।
ओके ग्रेट बेटे, इफ यू आर डन प्लीज पेज नंबर 180 पे आ जाएं। एंटी फंगल ड्रग्स मैं करवाने लगी हूँ। बेटे एंटी फंगल ड्रग्स में आपको करवाने लगी हूँ। सबसे पहले उसकी क्लासिफिकेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सिस्टेमिक एंटी फंगल ड्रग्स फॉर सिस्टेमिक इन्फेक्शंस। ठीक, यानी कि जब सिस्टेमिक फंगल इन्फेक्शंस होंगे डेट आर इफेक्टिंग द ब्लड, ओके, मतलब ब्लड से मेरी मुराद ये है कि सिस्टेमिकली बॉडी को ब्लड के थ्रू वो सारा कुछ कर रही है अपना, तो हम उस वक्त क्या करेंगे, हम वहां पर जो ड्रग्स यूज कर सकते हैं वो है एम्फोटेरिसिन बी, फ्लूसाइटोसिन और एजोल्स। एजोल्स के अंदर हमारे पास एजोल क्लास है ड्रग की, बेस्ड ऑन देयर केमिकल स्ट्रक्चर दे आर कॉल्ड एजोल्स। ठीक है, उसमें इट्राकोनाजोल और फ्लूकोनाजोल हमारे पास आ रही है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आगे ड्रग्स हैं सिस्टेमिक एंटी फंगल ड्रग्स फॉर म्यूकोकुटेनियस इन्फेक्शन। ये म्यूकोकुटेनियस जो मेम्ब्रेन है उसको जब इन्फेक्ट करेंगी तो हम नॉर्मली ग्रीजियोफुल्विन और टर्बिनाफिन को यूज करते हैं, बट याद रखना आजकल ग्रीजियोफुल्विन को उसके साइड इफेक्ट्स की वजह से टर्बिनाफिन ने लार्जली रिप्लेस कर दिया हुआ है, जो कि हम ऑरल एडमिनिस्ट्रेशन उसकी करते हैं। उसके बाद है मेरे पास टॉपिकल एंटी फंगल ड्रग्स। ठीक है, टॉपिकली कौन सी ड्रग्स एक्ट करती हैं, इसमें निस्टेटिन आती है, और टॉपिकल एजोल्स हैं जिसमें हमारे पास क्लोट्रिमाजोल है, माइकोनाजोल है एंड कीटोकोनाजोल है। ठीक है बेटे, ये खत्म हो गए। अब हम आते हैं एम्फोटेरिसिन बी की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है पेपर के लिए और आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। एम्फोटेरिसिन बी ड्रग ऑफ चॉइस है सिस्टेमिक फंगल इन्फेक्शन में, यानी कि जब सिस्टेमिकली किसी फंगल इन्फेक्शन ने हमारी ब्लड स्ट्रीम के ऊपर कब्जा कर लिया है तो एम्फोटेरिसिन बी उस वक्त एक आइडियल ड्रग है। एम्फोटेरिसिन बी, निस्टेटिन और एक और ड्रग है नेटामाइसिन। ठीक है, इनको कलेक्टिवली पोलीइन कहते हैं और इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एक ही होता है। पेपर में तुम्हें क्वेश्चन आया एम्फोटेरिसिन बी के बारे में, ये लाइन आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है बेटे, बिकॉज आई एम नॉट आस्किंग यू दिस, ये तो वो आपकी नॉलेज के लिए बुक में कह रहा है। आपने सिर्फ लिखना है एम्फोटेरिसिन बी इज अ पोलीइन ड्रग। पोलीइन का मतलब इन डबल बॉन्ड के लिए यूज करते हैं, पोली का मतलब ढेर सारी लंबी चेन है जिसके अंदर डबल बॉन्ड्स लगे हुए हैं, और वो एम्फोटेरिसिन बी स्ट्रक्चर है, इसलिए उसको पोलीइन कहते हैं। यानी डबल बॉन्ड्स आर मोर देन टू, मोनो डाई ट्राई जब ज्यादा लगे हुए हैं। एम्फोटेरिसिन बी कॉल्ड पोलीइन एक्ट एज एंटी माइक्रोबियल एजेंट बाय इनहिबिटिंग सेल मेम्ब्रेन फंक्शन। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन को ये इनहिबिट करती है। ये जो हमारे पास पोलीइन्स है ना, ये मेन जो फंगल सेल के पास एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टीरोल होती है। हमारे पास कौन सी स्टीरोल होती है, आप में से कोई बताएगा मुझे? हमारी सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है और फंगल के पास क्या होती है? कौन बताएगा मुझे हमारे पास कौन सी स्टीरोल है? बेटे बताइए प्लीज। वेरी गुड निम्रा, निम्रा का आंसर सही है। वी हैव कोलेस्ट्रोल। ठीक है, हमारे पास कोलेस्ट्रोल होती है और फंगस के पास जो है वो अर्गोस्टिरोल होती है। अब ये पोलीइन ड्रग जाके उस अर्गोस्टिरोल के साथ कंबाइन कर देती है और परमेबिलिटी को डिस्टर्ब कर देती है सेल मेम्ब्रेन की, और इसके कॉम्बिनेशन की वजह से बड़े बड़े होल्स बन जाते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर। सेल का जो इंपॉर्टेंट मटेरियल है वो होल या पोर्स की मदद से लीच आउट कर जाता है और अननेसेसरी चीजें सेल के अंदर दाखिल होती हैं, इससे सेल डेथ हो जाती है, और यही इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। इसी तरह ये फंगस के सेल्स को डिस्ट्रॉय करती है। ठीक है, हमेशा याद रखना कि बैक्टीरिया जो है वो पोलीइन्स के जरिए डिस्ट्रॉय नहीं होते, क्योंकि बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन के अंदर कोई अर्गोस्टिरोल नहीं होती है, वो सिर्फ फंजाई के पास, फंगस के पास होती है। फार्माकोकाइनेटिक्स इसकी क्या है? एम्फोटेरिसिन बी को हम आईवी एडमिनिस्टर करते हैं, इसको इंट्राथिकली भी देते
है मेनिनजाइटिस में, वो मेनिनजाइटिस जो फंजाई की वजह से हो। बैक्टीरिया में ये क्या करेगी, कुछ भी नहीं। ठीक है, बैक्टीरियल मेनिनजाइटिस में हमारे पास क्लोरामफेनिकोल की ऑप्शंस हैं। अच्छा, इट क्रॉसेस प्लेसेंटा, प्लेसेंटा को क्रॉस करिए तो ऑब्वियसली प्रेग्नेंट औरत में कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो जाएगी। ठीक है, ड्रग एंड इट्स मेटाबोलाइट्स आर एक्सक्रीटेड थ्रू किडनी एंड बाइल, देयरफॉर डोज एडजस्टमेंट, अगर दोनों से एक्सक्रीट हो रही है तो दोनों में डोज एडजस्टमेंट की जरूरत है। नॉर्मली हम इसको यूज करते हैं किस लिए, सीरियस सिस्टेमिक इन्फेक्शन के लिए। प्लीज यहाँ पे आप यही लिखिए, इट इज नॉर्मली यूज फॉर सीरियस सिस्टेमिक फंगल इन्फेक्शंस। उसके बाद है हमारे पास टॉपिकली, ये हम इसको कैंडिडा लेजन्स के लिए, कैंडिडा अल्बिकेंस की वजह से जो लेजन्स पड़ जाते हैं स्किन पे, लीजन्स पड़ जाते हैं। ठीक है बेटे, बोथ प्रोनाउंसिएशंस आर राइट, ओके। उस पे हम इसको यूज करते हैं। साइड इफेक्ट्स में इसके हैं फीवर्स, चिल्स, हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग, और ये नॉर्मली होते हैं आईवी एडमिनिस्ट्रेशन पे। रीनल फेलियर भी इसका एक इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है। उसके अलावा हाइपोकलीमिया, बॉडी से ये पोटेशियम को निकाल देती है, हाइपोटेंशन कॉज करती है, और अनीमिया कॉज करती है क्योंकि ये आरबीसीज की प्रोडक्शन को सप्रेस कर देती है। जब नए आरबीसीज बनना बंद हो जाएंगे तो फिर ऑब्वियसली बॉडी में एनीमिया हो जाएगा, पुराने का 120 का साइकिल पूरा हो जाएगा, नयों को ये सप्रेस कर देगी तो एनीमिक स्टेट हो जाएगी। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस एनाफिलेक्सिस तक जा सकते हैं विच इज लाइफ थ्रेटनिंग। और थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, थ्रोम्बो जो हमारे पास फ्लेबियोन है, उसकी ये इन्फ्लेमेशन करवाएगा। ठीक है, ये इसका एम्फोटेरेसिन बी खत्म हो गई है। आप 5 मिनट का टाइम देने लगी हूं, सारी की सारी एम्फोटेरेसिन बी आप रिवाइज करें प्लीज, अभी के अभी एम्फोटेरेसिन बी रिवाइज कीजिए बेटे। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अब इतनी देर के लिए 5 मिनट के लिए मैं खामोश हूं।
you are a जी बेटे, बेटे आपको आवाज आ रही है मेरी? आर यू डन बेटा? आपने सारा पढ़ लिया एंटी फंगल का? ओके बेटे, आज यहाँ पर हमारा जो फार्माकोलॉजी का, अगर आप लोग सिलेबस देखो तो हमने फार्माकोलॉजी को 2 पोर्शन में डिवाइड किया हुआ है। यूएचएस की तरफ से फार्माकोलॉजी 1 और फार्माकोलॉजी 2। फार्माकोलॉजी 1 में आपका एंटी माइक्रोबियल्स का चैप्टर है, जिसमें एंटी फंगल, एंटी मलेरियल, एंटीबायोटिक्स और एंटी वायरल, ये सारी की सारी ड्रग्स शामिल हैं इस चैप्टर में से, जिसमें कि एंटी टीबी भी है। जॉन सी क्लास में से बेटे जो जो इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं वो सब मैंने आपको कवर करवा दी हैं, और यहाँ पर ये आपका एक बहुत बिग चंक था चैप्टर का, वो कवर हो गया है। अब इसको मैं यहीं पे रोकूंगी, और नेक्स्ट वीक जो है मैं आपका नया चैप्टर जो है वो स्टार्ट करवाऊंगी, क्योंकि अभी नया चैप्टर स्टार्ट करवाना और फिर सेंटर में छोड़ना इज नॉट अ गुड आइडिया। मीनवाइल आपके पास टाइम है, आप इन सारी चीजों को बेटे अच्छे से रिवाइज कर लो। प्लीज गेट देम ऑन योर गेट यूज टू ऑफ ऑल द टर्मिनोलॉजीज एंड एवरीथिंग, ठीक है? प्लीज मुझे आप बेटे अटेंडेंस लगा के सेंड कर दें व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। अटेंडेंस लगा के बेटे मुझे सेंड कर दें आप सब। ओके बेटे, फ्राइडे को हम आगे से मैं आपका लेक्चर लेके चलूंगी। मीनवाइल फॉर टुडे, अल्लाह हाफिज।